हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप डेट कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक। क्या पढ़ने वाले हैं? कार्बन तथा उसके यौगिक। तो मैं पहले डालता हूं चैप्टर का नाम, और चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन तथा उसके यौगिक। तो चैप्टर 4 है हमारा, चैप्टर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक, उसके यौगिक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ठीक से पढ़ लेने हैं। हर साल पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आता जरूर है इस चैप्टर का। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले देख लो कि ये कार्बन क्या होती है। तो पढ़ा रहा हूं पहले कार्बन के बारे में। इस कार्बन का प्रतीक होता है सी। कार्बन का प्रतीक होता है सी और इसका परमाणु क्रमांक होता है 4। इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। परमाणु क्रमांक होता है इसका 6 और जो इसका परमाणु भार आता है वो आता है, परमाणु भार होता है इसका 12। परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार जो होता है वो इसका 12 होता है। ठीक है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो आप तो ये बैठेगा 6 को तोड़ो 2 भागों में, यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि कार्बन की जो संयोजकता आती है वो 4 आती है। कार्बन की वैलेंसी, जिसे हिंदी में कहते हैं कार्बन की संयोजकता, कितनी आती है? 4 आती है। क्यों? क्योंकि कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी आती है वो भी लिख देता हूं मैं। याद कर लियो ठीक से, ये काम आएगी। इसकी संयोजकता 4 होती है, यानी कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। इसके बाद देखो, यानी कि कार्बन जो है वो बाह्य मंडल में भी पाया जाता है और कार्बन जो है वो पृथ्वी में भी पाया जाता है। अगर आप बाह्य मंडल की बात करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% होता है कार्बन, क्योंकि बाह्य मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है और उसमें क्या होता है? कार्बन होता है। और कार्बन होता कितना है? 0.03%। और अगर भूमि की बात करोगे तो भूमि में ये पाया जाता है 0.02%। और जितने भी जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, सबके जो बॉडी शरीर होता है वो सबका सब कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बना होता है, यानी कि कार्बन के यौगिकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि यार ये जो पाया जाता है बाह्य मंडल में पाया जाता है, ये बाह्य मंडल में CO2 के रूप में, CO2 के रूप में 0.3%। और अगर अर्थ की बात करोगे पृथ्वी में 0.02%। और सभी जीव जंतुओं के जो शरीर होते हैं, बॉडी होती है, ठीक है, इसी कार्बन यौगिकों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, चाहे पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, सबके शरीर जो होता है वो इसी कार्बन के यौगिकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है, संयोजकता कितनी आती है? 4 होती है। और जो उसके बाह्य मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि बाह्य मंडल में जो कार्बन होता है वो CO2 के रूप में 0.03% होता है और पृथ्वी में 0.02% होता है। अगर मैं इसके एक पॉइंट की बात और करूं तो मैं यहां लिखवा देता हूं कार्बन का कि भाई जीव जंतु हो, जीव जंतु तथा पेड़ पौधे, तथा पेड़ पौधे सभी कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। एक लाइन मैंने ये लिख दी, जीव जंतु तथा पेड़ पौधे सभी कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं या कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये होता है कि भाई वायुमंडल में, या मैं ये बोल सकता हूं कि हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है, यानी कि कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि कार्बन के 2 ऐसे गुण लिखिए, ठीक है, जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिकों की संख्या विशाल होती है। पहला क्वेश्चन क्या है? एक मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कार्बन के 2 ऐसे गुण लिखिए जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन के यौगिकों की संख्या विशाल होती है। तो पहला मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर पढ़ते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन है हमारा
कार्बन के दो ऐसे गुण लिखिए, दो ऐसे गुण लिखिए, गुण लिखिए, कार्बन के दो ऐसे गुण लिखिए जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिकों की संख्या विशाल होती है। कार्बनिक यौगिकों की संख्या विशाल होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन फर्स्ट है, कार्बन के दो ऐसे गुण लिखिए जिनके कारण, ठीक है, हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिकों की संख्या विशाल होती है। तो पहला नंबर ये होता है, इसमें कार्बन जो होता है वो कार्बन, ठीक है, या दूसरे परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कौन सा बनाता है? एक तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, दूसरा डबल बॉन्ड बनाता है और तीसरा जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान देना इस पे। एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भाई डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पहला जो गुण लेता हूं वो मैं लेता हूं, इसका आंसर है, इसका अगर मैं आंसर लिखूं तो इसका पहला आंसर है कार्बन के 2 गुण निम्नलिखित हैं। कार्बन के 2 गुण निम्नलिखित हैं। 2 गुण निम्नलिखित हैं। 2 गुण निम्नलिखित है। पहला गुण जो आता है वो आता है श्रृंखलन। क्या आता है? श्रृंखलन। जो पहला गुण होता है वो होता है श्रृंखलन। कौन सा गुण होता है? श्रृंखलन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लिनेशन। क्या बोलते हैं? क्लिनेशन। अब ये गुण होता क्या? देखो, इस गुण को अगर मैं तुम्हें समझाऊं से करके, तो गुण होता है, देखो जैसे ये मैंने लिखा, जरा ध्यान देना, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन जो है वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाता है। जो ये कार्बन है वो अब इसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बनाता है और इसी कार्बन के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। यानी कि कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। समझ में आया कुछ? कार्बन में कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, ठीक है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, और इसी गुण को हम बोलते हैं श्रृंखलन। क्या कहते हैं इस गुण को? हम श्रृंखलन कहते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, देखो, कार्बन में कार्बन के साथ सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, कार्बन में कार्बन के साथ सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता होती है। समझ में आया कुछ? जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। और इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। और इस गुण के कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या विशाल होती है। समझ में आया कुछ? कार्बन में कार्बन के साथ सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता होती है। और सहसंयोजक बंध सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। इसको हिंदी में कहते हैं एकल बंध, इसको बोलते हैं द्वि बंध, इसको बोलते हैं त्रिबंध। यानी कि कार्बन में कार्बन के साथ सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। और इस गुण को हम क्या बोलते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। और इस गुण के कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या विशाल होती है। सेकंड जो गुण आता है वो आता है संयोजकता। कौन सा गुण आता है? संयोजकता। यानी कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी आती है? 4 आती है। 4 का मतलब ये होगा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन
क्या करेगा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपनी अंतिम कक्षा से बाहर निकाल देगा, ठीक है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। अब सिंपल सी बात है, कार्बन क्या होता है, अधातु होता है। लिख देता हूं मैं, कार्बन क्या होता है, अधातु होता है। जब कार्बन अधातु होता है तो इसका एक गुण होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। क्या होता है, केवल इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं है, क्योंकि अधातु जितने भी होते हैं सब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो इसकी जो सेकंड पॉइंट आपका आता है वो मैं यहां लिखता हूं। जो आपका सेकंड नंबर आता है वो आता है चतुस्संयोजकता। चतुस्संयोजकता, संयोजकता, ठीक है। क्या था, चतुस्संयोजकता, यानी कि कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, और ये दूसरे 4 कार्बन परमाणु या अन्य परमाणुओं के साथ सह संयोजक बंध बनाता है। तो मैं यहाँ ये लिख दे जाऊँ कि भाई कार्बन परमाणु की बैलेंसी, यानी कि कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, 4 होती है, ठीक है। यह कार्बन परमाणु या दूसरे परमाणुओं के साथ, ठीक है, बंध बनाता है, ठीक है, जिस कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या विशाल होती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ फाइनल हो जाता है। कि कार्बन के 2 ऐसे गुण लिखिए जिसमें, ठीक है, जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिकों की संख्या विशाल होती है। तो वो गुण कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है श्रृंखलन और दूसरा कौन सा होता है, चतुस्संयोजकता, ठीक है। 2 गुण हो गए। चलो यहां तक कर लें स्क्रीनशॉट। इसके बाद पढ़ते हैं एक नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलो देखो फिर, अब बात करेंगे हम हाइड्रोकार्बन। नाम से भी था यार, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन। नाम का जब जोड़ोगे ना इसको, तो पहला क्या होगा, हाइड्रो, फिर कौन सा, कार्बन। तो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, या ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं इसका एक, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वही है आपके पास, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ध्यान देना, भूलोगे नहीं कभी लाइफ में। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हो, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। तो पहला डाल देता हूं मैं हेडिंग कि हम कहते किसे हैं, हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अरे आराम से याद कर लोगे, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा हेडिंग है, हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। होते कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोकार्बन का
वर्गीकरण, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूं, देखो, तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो पहला वर्ग देखते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले मैं दे रहा हूं, तो वो चार्ट बना के दे रहा हूं मैं, हाइड्रोकार्बन। फिर इसके बाद में पहला आता है संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और फिर होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा जो होता है वो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ बात यह आती है कि आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहोगे? अरे भाई, इसका भी तो कोई परिभाषा होगी और इसकी भी कोई ना कोई परिभाषा होगी। तो जब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है, एकल बंध मतलब सिंगल बंध होता है, जब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और जब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी कि द्विबंध होगा या फिर त्रिबंध होगा, तो वो यौगिक जो होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो यहीं पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बंध होता है? एकल बंध होता है। कौन सा बंध होता है? एकल बंध। और यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा यानी कि द्विबंध होगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा यानी कि त्रिबंध होगा, ठीक है। ध्यान देना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन के बीच या तो सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, ये एल्केन होगा आपके पास, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। एक पॉइंट और याद कर लियो ठीक से, और वो पॉइंट हमारा ये होता है कि सिंगल बॉन्ड की जो लंबाई होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और जो डबल बॉन्ड की लंबाई होती है वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, और जो ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई होती है वो होती है 1.0 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इस सिंगल बॉन्ड की लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, डबल बॉन्ड की लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो ये ट्रिपल बॉन्ड है इसकी जो लंबाई आती है वो होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला और याद कर लो, CnH2n प्लस के 2 होता है। इसका फॉर्मूला याद करो, CnH2n, इसका फॉर्मूला करो CnH2n माइनस के 2, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन होते हैं। क्या होते हैं? एल्केन, ठीक है, ये एल्केन होते हैं। और इसको बोला जाता है एल्कीन। क्या बोलते हैं इसको हम? एल्कीन। और इसको बोला जाता है, इसको कहते हैं एल्कीन, इसको बोला जाता है एल्काइन। एल्काइन आगे पढ़ाएंगे अभी। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन भी एक मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पूछे जाते हैं, तो ये आगे पढ़ाते हैं अभी। तो फिलहाल तो पहला नंबर पढ़ते हैं इसका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है, एकल बंध होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हुई परिभाषा याद? देखो फिर, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है, एकल बंध होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब किस टाइप से, जरा ध्यान दो, ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो एल्केन, एग्जाम्पल क्या आता है इसमें? एल्केन। क्या आता है? एल्केन। इसके बारे में पढ़ाएंगे अभी आगे, इसके बारे में पढ़ाते हैं अभी आगे। तो एल्केन एग्जाम्पल आ गया। अगर एल्केन के बारे में इसके 2-3 कंपाउंड लिख दो, जैसे कि मेथेन CH4,
इसका नाम है मैथेन, ठीक है। C2H6 इसका नाम है एथेन, इसका नाम है एथेन। तो एल्केन, मैथेन, एथेन, इसके बारे में पढ़ाते हैं अभी आगे। दूसरा आता है तुम्हारे पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि एल्कीन। एल्कीन वाले आते हैं जिनको बोला जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो ये क्या होते हैं, तो मैं इसमें लिखूंगा कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि द्विबंध या त्रिबंध होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी कि परिभाषा में ये लिखने वाला हूं यहाँ, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध, जिसे बोलते हैं डबल बॉन्ड, या त्रिबंध जिसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे एल्कीन कोमा एल्काइन, ठीक है। एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गए हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक बार और, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन का अगर आप वर्गीकरण करते हो तो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। परिभाषा इनकी यह है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हो आप, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे एल्कीन और एल्काइन। तो यहाँ तक कर लें आप स्क्रीनशॉट। इसके बाद नेक्स्ट एक मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ते हैं फिर। चलो अब शुरू करते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। अब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन शुरू करने से पहले थोड़ी केमिस्ट्री की गिनती याद करवाऊँ मैं आपको। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जो ये चैप्टर है हमारा वह है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कार्बनिक यौगिक। तो कार्बन की गिनती याद करो पहले आप। तो शुरू करते हैं। देखो कार्बन की गिनती C1, इसको बोलते हैं मैथ। C2 इसको बोलते हैं हम एथ। C3 इसको बोला जाता है प्रोप। C4 इसको बोलते हैं हम ब्यूट। और C5 इसको बोलते हैं हम पेंटा। C6 हेक्सा। C7 हेप्टा। C8 ऑक्टा। C9 नोना। C10 डेका, ठीक है। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका। आराम से याद कर लोगे। क्या है? मैथ, एथ, प्रोप, मैथ, एथ, प्रोप। तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका। आराम से याद कर लो, ठीक है। तो मैथ, एथ, प्रोप, पहला कार्बन मैथ, दूसरा कार्बन एथ, तीसरा कार्बन प्रोप, चौथा कार्बन ब्यूट, पांचवा कार्बन पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका। तो मैं एक क्वेश्चन लिखवाता हूं पहले तुम्हें। क्वेश्चन है हमारा एल्केन। क्वेश्चन थर्ड आ गया हमारा ये एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन। एल्काइन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम एल्केन। क्या पढ़ने वाले हैं हम? एल्केन। तो एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, है ना। और एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ये मैंने पीछे लिखवा दिया और फॉर्मूला लिखवाया। चलो यहाँ दोबारा शुरू करते हैं फिर। तो
ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है, एल्केन कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, सामान्य सूत्र क्या होता है इनका? अरे फॉर्मूला बताओ, सामान्य सूत्र CnH2n प्लस के 2 होता है, CnH2n प्लस के 2 होता है। नाम के अंत में, नाम के अंत में एन लगाते हैं, एन लगाते हैं। जैसे देखो, जैसे देखो, ध्यान से देखना जरा, करवा रहा हूं मैं एल्केन। मैं रखता हूं यहां पे एन का मान 1, पहले रख दें 1, लो एक रख दिया मैंने, तो 2 ही का ना, यहाँ भी 1 रखा जाएगा। जब n की जगह 1 रखोगे तो यहाँ भी 1 रखा जाएगा, तो 2 ही का ना 2। अब 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। तो पहला जो कंपाउंड मिला मुझे वो मिला मैथ, कि C1 क्या है मेरे पास? मैथ है। और मैथ में जोड़ दो कितना? आप एन जोड़ दो। मैथ में क्या जोड़ोगे? एन। तो क्या हो गया? मैथ प्लस एन बराबर मैथेन। तो मैथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4। तो CH4 क्या फॉर्मूला? मैथेन का फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद देखो जरा, अब मैं यहाँ लगाऊंगा 2। लो साहब 2 लगा दिए मैंने, तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6, बस 6 आ गया। इसको बोलते हैं हम एथेन। क्या बोलते हैं इसको हम? एथेन। ठीक है, ऐसे 3 लगा दो, C3H, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, इसको बोलते हैं प्रोपेन। ठीक है, अब ऐसे देखो, यहाँ लगा दो 4, तो C4, 4 दूनी 8 और 2 10, 10, इसको बोलते हैं ब्यूट प्लस एन बराबर ब्यूटेन। बाकी आप खुद बनाओ अपने आप। ठीक है, बाकी खुद बनाना है आपको। तो मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मैथेन, मैथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। बाकी अपना आप खुद बनाना है इसको। मैं इस चीज़ को खोल दे रहा हूँ, देखो थोड़ा सा एक बार और हल्का सा ध्यान दे रहा, मैं खोल रहा हूँ इसको। C2H6 को जब खोलोगे आप तो ये खुलता है CH3 और CH3 फॉर्म में। ठीक है, इसको खोलोगे आप तो CH3, बीच में आप CH2 लेके और फिर कर दोगे आप CH3। देखो हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास? हाइड्रोजन 8 है, 3 3 6, 6 और 2 8, 8 क्या है यहाँ? हाइड्रोजन है। और कार्बन 1 2 3 है। ठीक है, अब अगर ये सारणी आगे बनाना चाहते हो तो देखो 4 6 8 10, अंदर कितने का सब में? 2 हाइड्रोजन का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 हाइड्रोजन का। C10 के बाद 12 14 16 18, कितना ये बना सकते हो? हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। कितनी ये बड़ी संख्या है आप बना सकते हो, यानी कि 10 तक आप आराम से लिख लोगे। तो अगर मैं 5वें वाला बनाऊंगा तो C4H10 है आपके पास ब्यूटेन, तो लग देंगे हम C5H12 हो जाएगा हमारा। अगर हम बनाएंगे 6 वाला तो C6 और H14 हो जाएगा हमारा। जब यहाँ पर रहोगे, यहाँ रख दो 6, C6, 6 दूनी 12, 12 और 2 14। ठीक है, अब देखो जरा आगे, अब पढ़ते हैं हम एल्कीन। फॉर्मूले पे ध्यान देना एल्कीन के, CnH2n प्लस 2 होता है। अब आता है एल्कीन। देखो जरा ये एल्कीन क्या होती है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध होता है, द्विबंध पाया जाता है, एल्कीन कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध पाया जाता है, एल्कीन कहलाते हैं। सामान्य सूत्र क्या होगा इसका? तो देखते हैं इसका सामान्य सूत्र। तो सामान्य सूत्र होता है इसका CnH2n होता है, और लास्ट में लगाया था, नाम के अंत में लगाया जाता है इसका, नाम के अंत में ईन लगाया जाता है। क्या लगाते हैं हम? ईन। नाम के अंत में ईन लगाया जाता है, ईन लगाया जाता है। जैसे देखो, एक वाला तो बनेगा नहीं, अगर पहला बनाओगे तो बन जाएगा मैथिलीन। तो हम लेंगे पहला कंपाउंड जो होता है इसका, वो 2 से शुरू होता है,
1 से शुरू नहीं होता, 2 से, तो मैं 2 लगाऊंगा यहाँ पहले, यह लगा C2H, 2 लगा दो, 2 दूनी 4, तो इसका नाम हो गया देखो 2 वाला, एथ प्लस इन बराबर एथीन, क्या हो गया एथीन। ऐसी C3H, ऐसे C3H लगाओ, देखो 3 लगाओ, 3 लगाया मैंने तो 3 दूनी 6, ये आ गया मेरे पास, इन लगा दो प्रोप में, प्रोपीन, क्या हो गया प्रोपीन। अगर इसको मैं खोलूंगा तो ये खोलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो आ गया, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड है, क्या नाम है इसका एथीन, क्या नाम है इसका एथीन। इसके बाद में इसका क्या नाम है प्रोपीन, ठीक है। इसको जब खोलोगे तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ऐसे खुलते हैं ये। तो ये हो गया हमारा एल्कीन, फॉर्मूला याद कर लो ठीक से, एल्कीन का CnH2n होता है। आगे सारे कंपाउंड खुद बनाने हैं आपको, यहाँ 4 रखो तो C4, अगर यहाँ 4 रख दोगे आप तो बन जाएगा C4H, 4 दूनी 8, इसका नाम क्या हो गया आपके पास ब्यूट प्लस इन बराबर ब्यूटीन, ठीक है। इसको खोलो CH3, बस एक CH2 बढ़ाते रहो, CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस टाइप से ये बहुत सारे कंपाउंड आप बना सकते हो 10 तक। क्या करना है, 5 रख दो, फिर 6 रख दो, 7 रख दो, और पर बार में 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14। इस तरह से लगातार हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बढ़ती रहेगी और नए से नए कंपाउंड आपका बनता रहेगा। तो यहाँ तक कर लें स्क्रीनशॉट, इसके बाद देखते हैं आगे। चलो देखो फिर, लास्ट रह गया एल्कीन, यानी कि एल्कीन हो गया आपका, लास्ट रह गया एल्काइन। क्या रह गया हमारा एल्काइन। तो एल्काइन में क्या होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन कहलाते हैं, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूं परिभाषा, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच, जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि त्रिबंध होता है, त्रिबंध होता है, एल्काइन कहलाते हैं, एल्काइन कहलाते हैं। सामान्य सूत्र की अगर बात करो, फॉर्मूला लगवाया पीछे, देख के बताओ, सामान्य सूत्र कितना होता है, CnH2n माइनस के 1 होता है, ये होता है इसका सामान्य फॉर्मूला, CnH2n माइनस के 1 होता है। क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n माइनस के 1 होता है। देखो अब नाम के अंत में आइन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। आयन का मतलब यहां पर होगा, देखो पहला कंपाउंड बना रहा हूं मैं, पहला तो बनेगा नहीं इसका भी मैं 2 रख के बनाऊंगा, C2 वाला पहला कंपाउंड होता है, तो 2 दूनी 4, इनका सामान्य सूत्र देखो आप, इनका सामान्य सूत्र CnH2n माइनस के 2 होता है। क्या होता है, CnH2n माइनस के 2 होता है। पीछे भी लिखवा दिया, आज संदर्भ हाइड्रोकार्बन जब पढ़ाया तो भावी फॉर्मूला लिखवाया, CnH2n माइनस के 2 होता है, ठीक है। नाम के अंत में आइन लगाया जाता है, ठीक है। नाम के अंत में आइन लगाया जाता है, लगा के देखते हैं फिर। पहला कंपाउंड इसका बनता नहीं है, यानी कि मैथ जो है वो बनता नहीं है, ठीक है। C2 से स्टार्ट होती है, तो C2 करते हैं, पहले रखते हैं यहाँ 2 रख दिया मैंने, 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटा दो, 2 रह गया। इसका नाम क्या है, एथ प्लस आयन यानी कि एथाइन। क्या नाम है इसका, एथाइन। C2H2 का नाम क्या है, एथाइन, ठीक है। अगर मैं यहाँ 3 लगाऊं तो यार C3, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटा दो, 4 हो गया। इसका नाम हो गया प्रोपाइन।
फिर 4 लगाओ, C4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटाओ, कितना जाएगा 6। इसका नाम हो गया ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। अब इसको खोल करा, खोलने पे खुलेगा ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, भाई 2 ही कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। इसको खोलोगे आप तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें एक CH2 बढ़ाते रहो बस, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और बाकी के सारे कंपाउंड आपको खुद बना लेने हैं आगे को। बस क्या करना है, एक CH2 लगातार बढ़ाते रहना है, बन जाएगा आपका एल्काइन। ठीक है, अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा था और वो क्वेश्चन होता है सजातीय श्रेणी। ठीक है, पक्का श्योर इस साल आने वाला क्वेश्चन है ये। क्या नाम है इसका, सजातीय श्रेणी। तो क्वेश्चन 4 है हमारा, और क्वेश्चन का नाम है सजातीय श्रेणी क्या होती है। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए। अब लिखते हैं। ठीक है, तो आंसर में जो सजातीय श्रेणी आती है वो देखो जरा, सजातीय श्रेणी। यहां कहने का मतलब ये होगा कि वह श्रेणी जिसमें समान समूह क्रियाशील होता है। ठीक है, वह श्रेणी जिसमें समान समूह क्रियाशील होता है, या मैं बोल दूंगा कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें समान समूह क्रियाशील होता है। ठीक है, तो देखो वह श्रेणी जिसके सभी यौगिकों में समान समूह क्रियाशील होता है, समान समूह क्रियाशील होता है, समान समूह क्रियाशील होता है सजातीय श्रेणी कहलाती है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। ठीक है, वह श्रेणी जिसके सभी यौगिकों में समान समूह क्रियाशील होता है सजातीय श्रेणी कहलाती है। एक पॉइंट और याद कर लो, यानी कि इस श्रेणी के प्रत्येक सदस्य में सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है, सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। अब देखो जैसे एल्केन का क्या हिसाब होता है कि भाई एल्केन में पहला कंपाउंड होता है मेथेन, दूसरा होता है एथेन, तो एक ही समूह क्रियाशील है, यानी कि सब में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अगर मैं एक श्रेणी और बनाऊं आपको, एल्कोहल की श्रेणी बनाते हैं। जैसे देखो मेथिल अल्कोहल, फिर एथिल अल्कोहल, फिर एथिल अल्कोहल। यहां भी देखो समान समूह क्रियाशील है। ठीक है, समान समूह क्रियाशील होता है। ध्यान देना, वह श्रेणी जिसके सभी यौगिकों में समान समूह क्रियाशील होता है सजातीय श्रेणी कहलाती है। और इस श्रेणी के प्रत्येक सदस्य में सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। एग्जांपल ये है आपके पास, एल्केन ले सकते हो, एल्काइन ले सकते हो, या फिर अल्कोहल, कार्बोक्सिलेन, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाते हैं इसको देखने के लिए। तो यहां तक कर लें स्क्रीनशॉट, इसके बाद पढ़ाते हैं आगे। देखो फिर देखो, अब पढ़ते हैं हम एल्किल समूह और फिर पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखवाऊं कि एल्किल समूह होते क्या है और उनका उदाहरण देते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लो आप, एल्किल समूह, क्वेश्चन नंबर 5 है, एल्किल समूह किसे कहते हैं, एल्किल समूह किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखो फिर एल्किल समूह होते क्या आपके। ठीक है, देखो फिर तो परमाणु या परमाणुओं का समूह। ठीक है, परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर यौगिक के भौतिक गुण निर्भर करते हैं। ठीक है, जिस पर यौगिक के भौतिक गुण निर्भर करते हैं, या मैं बोल दूंगा कि कार्बनिक यौगिकों का बड़ा गड़बड़ हो रहा है यार, मिसालें तो बहुत गड़बड़ हो रही है, चलता तो कट जाएगा यहाँ से बीओ में यार। ये वो पढ़ा देंगे। चलो आप पढ़ते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
एल्किल समूह क्या होता है, उदाहरण सही। ठीक है, तो किसे कहते हैं एल्किल समूह? पहले मैं क्वेश्चन लिखूं, क्वेश्चन नंबर 5 है, एल्किल समूह किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? ठीक है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। चलो साहब देखो, फिर ध्यान देना, डालते हैं हेडिंग एल्किल समूह। देखो कितना इजी पॉइंट है, अरे बड़े आराम से हो जाएगा। एल्किल समूह देखो कैसे याद करते हो आप इसको। तो कार्बनिक यौगिक का वह भाग होता है जिस पर कार्बनिक यौगिक के भौतिक गुण निर्भर करते हैं। समझो चीज को, यानी कि कार्बनिक यौगिक का वह भाग होता है जिस पर किसी कार्बनिक यौगिक के गुण निर्भर करते हैं। कौन से? भौतिक गुण निर्भर करते हैं। मैं यही लिखूंगा, यानी कि कार्बनिक यौगिक का वह भाग, कार्बनिक यौगिक का वह भाग, वह भाग जिस पर यौगिक के भौतिक गुण निर्भर करते हैं, भौतिक गुण, इस पर यौगिक के भौतिक गुण निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है, एल्किल समूह कहलाता है, एल्किल समूह कहलाता है। इसे मूलक भी कहते हैं, यानी कि एल्किल मूलक, क्या बोलते हैं इसको हम? एल्किल मूलक भी कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं इसको, यानी कि इसे एल्किल मूलक भी कहते हैं, इसे एल्किल मूलक भी कहते हैं। हुई परिभाषा याद? सिंपल सा, कार्बनिक यौगिक का वह भाग, ठीक है, जिस पर यौगिक के भौतिक गुण निर्भर करते हैं, एल्किल समूह कहलाता है। इसे एल्किल मूलक भी कहते हैं। अब देखो जरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। पहला पॉइंट, इसे शो करता हूं आर से, इसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं। देखो जरा ध्यान से, जैसे मैंने लिया है मेथिल अल्कोहल CH3OH, क्या नाम है इसका? मेथिल अल्कोहल। क्या नाम है? मेथिल अल्कोहल। इसके दो भाग करने होते हैं हमें। ये पहला वाला भाग होता है, ये होता है आपका एल्किल समूह। क्या होता है ये? एल्किल समूह। और दूसरा भाग जो होता है ये होता है क्रियात्मक समूह, जो कि मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा आपको। क्रियात्मक समूह पहले कौन सा होता है? एल्किल समूह। और ये सिंगल बॉन्ड OH क्या होता है? ये होता है क्रियात्मक समूह। इस पे डिपेंड करते हैं यौगिक के भौतिक गुण। कौन से गुण? भौतिक गुण। और इस पे डिपेंड करते हैं यौगिक के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। ठीक है, जैसे ये मेथिल है, क्या है? एल्किल समूह में। क्या डिपेंड करेंगे इस पे? यौगिक के भौतिक गुण निर्भर करेंगे। और ये OH क्या? क्रियात्मक समूह में। इस पे क्या डिपेंड करेंगे? यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल लो इसका कि एल्किल समूह कौन कौन से होते हैं, जैसे देखो मेथिल मिल गया मेरा CH3, ठीक है, फिर उसके बाद में इसका नाम है मेथिल, फिर C2H5, क्या नाम है इसका? एथिल, ठीक है, फिर C3H7, क्या नाम है इसका? प्रोपिल। और अगर नॉर्मल फॉर्मूला देखो इसका, आप इसका अगर आप सामान्य सूत्र देखते हो, चलो मैं यहां लिख देता हूं, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र CnH2n प्लस के बन होता है। किसका? ये फॉर्मूला किसका है? इस एल्किल समूह का है। ठीक है, क्या है सामान्य सूत्र? CnH2n प्लस बन होता है। ये फॉर्मूला किसका है? इसे एल्किल समूह का। अगर मैं यहाँ 1 रख दूंगा, ठीक है, तो 2 की गुणा 1 से करोगे तो 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ 2 है मेरे पास, यहाँ मैं 2 रख दूंगा तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। 3 रख दोगे तो 3 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, और लगातार कंपाउंड की संख्या बढ़ाती रहनी है। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, क्या नाम है CH3 का? मेथिल। और C2H5 का? एथिल। इसका क्या नाम है? मेथिल, इसका एथिल। आगे IUPAC नामकरण करेंगे इन्हीं को लेके हम। क्या नाम है? सामान्य नाम मेथिल, इसका नाम एथिल। ठीक है, तो अब पढ़ने वाले हैं क्रियात्मक समूह। देखो फिर क्या होता है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, क्वेश्चन नंबर डाल दो 6। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है,
क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। चलो फिर शुरू करते हैं। तो डाल दे हेडिंग, क्रियात्मक समूह इंग्लिश में बोलते हैं इसको फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, फंक्शनल ग्रुप। तो क्रियात्मक समूह देखो क्या होता है रियलिटी में, तो क्रियात्मक समूह पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, या आप कह सकते हो क्रियात्मक समूह किसी यौगिक के रासायनिक गुणों की पहचान कराता है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ परिभाषा इसकी, पहले परमाणु या परमाणुओं का समूह, परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर यौगिक के, इस पर यौगिक के, ठीक है, रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, इस पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह कहलाता है, ठीक है। परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिस पर किसी यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, या जो किसी यौगिक के रासायनिक गुणों की पहचान कराता है, ठीक है, क्या कहलाता है आपका, क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे कि ये देखो, समूह जिस पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं क्रियात्मक समूह कहलाता है। इसके बाद जरा थोड़ा ध्यान से देखना, एग्जाम्पल अगर मैं लूँ इसका, तो भाई मैंने जो एग्जाम्पल ये वाला लिया है, यही मैं यहाँ पे लेता हूँ CH3OH। दो भागों में डिवाइड करो, ये वाला भाग कौन सा है हमारा, क्रियात्मक समूह। क्या है, क्रियात्मक समूह, ठीक है। क्या डिपेंड करेंगे इस पे, रासायनिक गुण, ठीक है। ये पहला एग्जांपल था। अगर मैं दूसरा कंपाउंड लूं, मेथिलेमीन NH2, इसका नाम है मेथिलेमीन, इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। फॉर्मूला याद कर लियो, मेथिल एल्कोहल, और इसका नाम है मेथिलेमीन। क्या नाम है इसका, मेथिल एमीन, ये ऊपर का है मेथिल एमीन, ठीक है। तो इसमें ये क्या है हमारा, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, ठीक है। अब ये अल्कोहल है और ये क्या है, एमीन होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है क्रियात्मक समूह, ठीक है, जिस पर किसी यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं क्रियात्मक समूह कहलाता है। चलो मैं कुछ क्रियात्मक समूह के नाम आपको लिखवा दूं। तो सबसे पहले देखो, ये क्रियात्मक समूह लेता हूं पहले मैं, क्रियात्मक समूह, फिर इनका लिखवा दे रहा हूं मैं सूत्र जो होता है इनका, और फिर इनके मैं लेता हूं एग्जाम्पल, उदाहरण, ठीक है। तो जो पहला क्रियात्मक समूह मेरे पास आता है, सबसे पावरफुल ग्रुप वो होता है, सबसे जो पावरफुल ग्रुप होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। प्रतीक COOH, ये फॉर्मूला, जहां भी COOH आता समझ जाना क्या है, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। इसका एग्जांपल अगर मैं लूं तो HCOOH, मेथिनोइक अम्ल, ठीक है, और एथेनोइक अम्ल, इसको बोलते हैं फार्मिक अम्ल, जो कि मधुमक्खी के डंग में पाया जाता है, फार्मिक एसिड, और ये एसिडिक अम्ल जो कि सिरके में पाया जाता है, ठीक है। सामान्य नाम अगर बोलोगे तो सामान्य नाम होते हैं इनके फार्मिक अम्ल, और इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। कौन से नाम है, सामान्य नाम होते हैं, ठीक है, फार्मिक अम्ल, और ये क्या आपके पास, एसिटिक अम्ल। या फिर IUPAC नाम लिखोगे तो मेथिनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल। अभी मैं IUPAC नाम इससे बाद में करवाएंगे, ठीक है, पहले ये बेसिकली पढ़ लेते हैं इसका। इसके बाद में आता है तुम्हारे पास एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप आता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है, पहचान होती है एल्डिहाइड की COOCHO, एल्डिहाइड की पहचान होती है CHO, और इसका जो एग्जाम्पल अगर लेते हो तो ये होता है आपका HCHO, ठीक है, यानी कि मेथिनल और एथेनल, या फॉर्मल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, आगे पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद में आता है कीटोन। क्या आता है, कीटोन, ठीक है। इसका जो प्रतीक होता है वो होता है CO, और ये बनता है पहला कंपाउंड इसका CH3COCH3, इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है इसका, एसीटोन, ऐसी एल्कोहल, एल्कोहल। इसका प्रतीक होता है सिंगल बॉन्ड OH। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH, जैसे मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल, ये सारे नाम आ जाते हैं इसके, ठीक है। तो 4 लिखवा दिए मैंने, कितने लिखवा दिए हैं, ये 4 आ गए हैं। कौन कौन सा आ गए हैं, 4। पहला कौन सा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल। इनका ये सूत्र होता है, पहचान होती है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम पहचानते हैं सिंगल बॉन्ड COOH से, एल्डिहाइड को सिंगल बॉन्ड COOH से, कीटोन को CO से,
और एल्कोहल को सिंगल बॉन्ड OH से, ठीक है। इनके एग्जांपल मैंने लिखवा दिए। तो यहाँ तक कर लें स्क्रीनशॉट, इसके बाद आगे देखते हैं। और विशाल क्या करना है, पढ़ावा और अभी यार रोक दें, कितने टाइम के देखिए वीडियो देखिए, कितने मिनट की हो गई, कुल 55 मिनट की हुई है अभी तक। और हम मर गए 55 मिनट में लगभग 5 मिनट की कम होगी, 5 मिनट की कम हो जाएगी, 5 मिनट कट जाएगी, है नहीं 5 की 2 मिनट करेंगे। देखो फिर आगे चैप्टर बहुत लंबा है यार ये, अभी इतना रह गई वो भाई, कितना सारा अभी 1 घंटा 20 मिनट डालेंगे चैप्टर ये वाला। तो देखते हैं फिर अब एक न्यू टॉपिक, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारा, टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी कीजिए। पहली जो रिएक्शन है वो है योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। और जो दूसरी है हमारे पास वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अरे भाई दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पहले कौन सी है योगात्मक अभिक्रिया और दूसरी कौन सी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलो पहले पढ़ते हैं योगात्मक अभिक्रिया। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग योगात्मक अभिक्रिया की। देखो फिर क्या होती है ये योगात्मक अभिक्रिया, कहते किसे हैं, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, एडिशन रिएक्शन। तो पहले समझते हैं इसको एग्जांपल की सहायता से, तब परिभाषा समझ में आएगी तुम्हारे। देखते रहोगे ऐसे क्या हो रहा है इसमें। एग्जांपल है आपका, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है लिखवाया पीछे, क्या है, एल्कीन है, एल्काइन है, एल्केन है, क्या है ये। अरे भाई ये एल्कीन है। एल्कीन क्यों है, क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये कौन सा कंपाउंड है, एल्कीन है। और प्लस में ऐड करूंगा यहाँ Br2, क्या ऐड करूंगा मैं यहाँ Br2, ब्रोमीन, क्या ब्रोमीन। तो एक Br यहाँ जुड़ जाएगा और एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, CH2 CH2 Br और यह है मेरे पास Br। इनका नाम लिख दो, नाम भी याद ना होंगे तुम्हारे। तो अभी इसका नाम है एथीन, और कौन सा कंपाउंड है ये, एक असंतृप्त, ठीक है। क्या बन गया, एथिलीन डाइब्रोमाइड, एथिलीन डाइब्रोमाइड, ठीक है। तो इसका नाम एथीन के साथ साथ ये IUPAC नाम होता है, और अगर सिंगल नाम लिखोगे तो एथिलीन भी होता है, ठीक है। कभी घबरा जाओ यार यहाँ तो एथिलीन लिखा हुआ, यहाँ तो एथिन लिखा हुआ, तो फिर यहाँ एथिलीन कैसे हो गया। तो सामान्य नाम होता है एथिलीन, IUPAC नाम होता है इसका एथीन। तो यह है आपका एथीन, और ये क्या आपके पास क्या बना, एथिलीन डाइब्रोमाइड। सिंगल बॉन्ड आ गया ना, तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड आ गया, यानी कि असंतृप्त यौगिक जो है वो संतृप्त यौगिक में चेंज हो गया, है ना। असंतृप्त यौगिक जो है वो संतृप्त यौगिक में चेंज हो गया, है ना। तो किसे कहते हो आप, तो हम कहते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें काय पे कार्बनिक यौगिक पर अभिकर्मक का योग होता है, या किसी परमाणु या परमाणु के समूह का योग होता है। किस पर, किसी कार्बनिक यौगिक पर परमाणु या परमाणुओं के समूह का योग होता है। क्या बोलते हैं इसको, हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। और खास बात तो ये होती है इस अभिक्रिया में असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिक में चेंज हो जाते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। चलो फिर देखो ध्यान से, तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कार्बनिक यौगिकों पर, जिनमें कार्बनिक यौगिकों पर ठीक है अभिकर्मक का योग होता है। अभिकर्मक का, यहां पे ये परमाणु या परमाणुओं के समूह को हमने क्या बोल दिया, अभिकर्मक बोल दिया। अभिकर्मक का योग होता है, ठीक है। योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। यह है एग्जाम्पल। खास पॉइंट तो यह है मेरे दोस्त, इसमें क्या पॉइंट है, पॉइंट यह है कि भाई असंतृप्त यौगिक जो होते हैं वो संतृप्त यौगिक में चेंज हो जाते हैं। मैं ये पॉइंट लिखने वाला हूं। तो असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक, ठीक है, संतृप्त यौगिक में, संतृप्त यौगिक में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं, यानी कि असंतृप्त यौगिक जो होते हैं वो संतृप्त यौगिक में बदल जाते हैं, है ना।
बदल गए ना। तो एग्जाम्पल ये है इसका, एग्जाम्पल ये होता है कि अगर एग्जाम्पल की थ्योरी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एथिलीन, ठीक है, ब्रोमीन से क्रिया करके एथिलीन डाइब्रोमाइड बनाता है। तो लिख दें इसका एग्जाम्पल भी, फिर क्या लिखें, एथिलीन, ठीक है, ब्रोमीन से क्रिया करके, ब्रोमीन से क्रिया करके एथिलीन डाई ब्रोमाइड बनाता है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसके बाद में जो सेकेंड रिएक्शन पढ़ने वाला हूं वो कौन सी है, वो है मेरे पास प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पढ़ाएं फिर, देखो फिर सेकेंड नंबर आ गया मेरे पास प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सा आ गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या करना होता है, पहले चैप्टर में जो विस्थापन अभिक्रिया होती है सेम ऐसी होती है, एक को हटाया उसके स्थान पे बैठ गया, वो होता है प्रतिस्थापन। ठीक है, एक को हटा के उसके स्थान पे आप बैठ गए, वो क्या हो गई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। चलो फिर देखो ध्यान से क्या परिभाषा आती है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मैं पहला समझाऊं आपको एग्जाम्पल होता है क्या। देखो फिर एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पर इसका। तो CH4 ये है मेथेन, क्या नाम है इसका, अबे फॉर्मूला अब तो याद हो गया होगा, मेथेन प्लस Cl2, और डालता हूं मैं इस पर सूर्य का प्रकाश, या मैं करूंगा इसको गर्म, या मैं करूंगा इसको हीट करेंगे, या फिर सूर्य का प्रकाश डालो। ठीक है, दोनों में से एक काम करो। तो मैं डाल दिया सूर्य का प्रकाश, H न्यू बोला जाता है इसको, सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उसे H न्यू कहते हैं। H न्यू क्या है, ये H न्यू, या आप हिंदी में लिख सकते हो सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो जैसे ही मैंने सूर्य का प्रकाश डाला तो मेरे पास यहां से एक H और एक Cl गायब बाहर, क्या बचा मेरे पास, CH3Cl, इसका नाम है मैथिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, मैथिल क्लोराइड बन गया। यहां क्या हुआ कि यहां पे Cl के एक परमाणु ने हाइड्रोजन के एक परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, यानी कि Cl के एक परमाणु ने, ठीक है, हाइड्रोजन के एक परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया। तो इसकी छोटी सी परिभाषा ये आती है कि भाई वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें, ठीक है, कार्बनिक यौगिक का परमाणु या समूह किसी दूसरे परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो मैं लिख रहा हूं परिभाषा इसकी, कार्बनिक यौगिक का, यानी कि बेरासायनिक अभिक्रियाएं, बेरासायनिक अभिक्रियाएं, बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कार्बनिक यौगिक का परमाणु, कार्बनिक यौगिक का परमाणु, ठीक है, किसी दूसरे परमाणु द्वारा, किसी दूसरे परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी किसी कार्बनिक यौगिक का हाइड्रोजन परमाणु किसी परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, किसी कार्बनिक यौगिक का परमाणु जो है वो किसी दूसरे परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, क्या कहलाता है हमारे पास, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहां तक हो जाएगा क्लियर। चलो मैं इसका लिख दे रहा हूं उसके बारे में एग्जाम्पल में मैं लिख दे रहा हूं कि जो आपके पास मेथेन है, क्या है, मेथेन जो है, मेथेन को Cl2 के साथ, इसको Cl2 के साथ गर्म करने पर मैथिल, ठीक है, क्लोराइड बनता है, मैथिल क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एक हो गई हमारी योगात्मक अभिक्रिया, दूसरी कौन सी हो गई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दोनों की दोनों मोस्ट है, ठीक से पढ़ के जानी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा साबुन। क्या आते हैं भाई, साबुन आ जाता है। साबुन क्या है, साबुन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, साबुन क्या है। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो साबुन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो साबुन जो होते हैं, देखो कुछ साबुन कपड़े धोने के काम में आते हैं, कुछ साबुन मुंह धोने के काम में आते हैं। ठीक है, तो दोनों का जो पदार्थ होता है ना, कच्चा पदार्थ तो सेम होता है, लेकिन
जो हाथ या मुंह धोने वाले साबुन होते हैं उनमें कुछ खुशबू के सामान डाले जाते हैं, वो बताएंगे क्या क्या कच्ची सामग्री होती है साबुन बनाने के लिए। फिलहाल तो साबुन दो प्रकार के होंगे, एक होगा कठोर साबुन और एक कौन सा होगा, मृदु साबुन। ठीक है, तो दोनों पढ़ते हैं। तो साबुन असल में होते क्या, तो जो फैट या चर्बी होती है ना, कि फैट या तेल होता है, यानी इसे बोलते हैं हिंदी में बशा या तेल, ठीक है, या फैट या ऑयल जो होते हैं, ठीक है, उसमें NaOH कास्टिक सोडा डाल के साबुन बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो मैं बताने की विधि पढ़ाऊंगा अभी आगे। फिलहाल तो ये सोप होते क्या है, बोलते हैं यानी कि फैट या तेल को बोलते हैं हम उच्च बसीय अम्ल। क्या बोला जाता है, उच्च बसीय अम्ल। फैट या ऑयल, समझ लो चीज को। तो फैट या ऑयल देखो होता क्या, पहले मैं बता देता हूं साबुन। साबुन हम कहते किसे हैं वो देख लो। तो उच्च बसीय अम्लों के, उच्च बसीय अम्लों के, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को, पोटेशियम लवणों को क्या कहते हैं हम, साबुन कहते हैं, साबुन कहते हैं। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। बोलो हो गया याद, उच्च बसीय अम्लों के। ठीक है, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को हम क्या बोलते हैं, साबुन कहते हैं। अब ये उच्च बसीय अम्ल कहाँ से प्राप्त होते हैं, फैट यानी कि फैट या ऑयल, बसा जिसे बोलते हैं चर्बी, और तुम्हारे पास क्या होता है, ऑयल जो होता है। ठीक है, अब आगे देखो जरा, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं, जैसे C17, C15, H31 और COO Na। इसका नाम है सोडियम पामीटेट, सोडियम पामीटेट। ठीक है, ऐसे C17, H33, COO Na। इसका नाम है सोडियम ओलिएट। क्या नाम है इसका, ओलिएट। अब C17, H35, ठीक है, COO Na। इसका नाम है सोडियम स्टीयरेट, स्टीयरेट। ठीक है, सोडियम स्टीयरेट। तो C17, H35, COO, क्या नाम है इसका, सोडियम स्टीयरेट। और ये कौन सा, सोडियम ओलिएट। ये कौन सा, सोडियम पामीटेट। अब मैं आगे पढ़ाता हूं तुम्हें। साबुन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कठोर साबुन और एक होता है मृदु साबुन। कठोर साबुन वो जो, ठीक है, कठोर साबुन जो वो जो जल के साथ झाग आसानी से नहीं देता, मृदु साबुन वो जो जल के साथ आसानी से झाग देता। ठीक है, तो देखो फिर साबुन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो दिखाते हैं आपको। कि साबुन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला जो होता है वो होता है तुम्हारे पास, मैं देता हूँ पहले कठोर साबुन, कठोर साबुन। अब ये कठोर साबुन क्या होता है भाई, अब ये सब कठोर साबुन तो होते हैं। ठीक है, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवणों को कठोर साबुन कहते हैं। ठीक है, उच्च बसीय अम्लों के, उच्च बसीय अम्लों के, ठीक है, सोडियम लवणों को, कौन से, सोडियम लवणों को कठोर साबुन कहते हैं, कठोर साबुन कहते हैं। हो जाएगा याद, उच्च बसीय अम्लों के, ठीक है, सोडियम लवणों को कठोर साबुन कहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में एक ही लिख दूंगा, C17, H35 और COO, सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट। ठीक है, सोडियम स्टीयरेट। ठीक है, C17, H35, COO। ठीक है, समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत है ना। तो यहां तक कर लें स्क्रीनशॉट, इसके बाद पढ़ाते हैं आगे। चलो देखो फिर, तो दूसरा नंबर हमारा आता है, देखो ध्यान देना जरा, इसका जो सेकंड नंबर आता है वो आता है मृदु साबुन। कौन सा आता है, मृदु साबुन। इसको बोलते हैं सॉफ्ट सोप। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सॉफ्ट सोप।
ठीक है, मृदु साबुन। अब वही यानी कि पोटेशियम लवणों को, उच्च बसीय अम्लों के पोटेशियम लवणों को क्या बोलते हैं हम? सॉफ्ट सोप कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उच्च बसीय अम्लों के, उच्च बसीय अम्लों के, उच्च बसीय अम्लों के, ठीक है, पोटेशियम लवणों को, पोटेशियम लवणों को सॉफ्ट सोप कहते हैं, सॉफ्ट सोप कहते हैं। ठीक है, उच्च बसीय अम्लों को, उच्च बसीय अम्लों के पोटेशियम लवणों को सॉफ्ट सोप कहते हैं, यानी कि मृदु साबुन कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लो मृदु साबुन, लिख लोगे। एग्जाम्पल देखो जरा, मैं ले रहा, मैंने C17H35 COO, ठीक है, पोटेशियम, क्या नाम है इसका? पोटेशियम स्टेरेट, पोटेशियम स्टेरेट। ठीक है, C17H35 COO के, तो कैसा है ये? सॉफ्ट सोप होता है। अब पढ़ते हैं कि साबुन बनाए कैसे जाते हैं, इसको बोलते हैं हम साबुनीकरण। एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्या कौन सा टॉपिक है हमारे पास? साबुनीकरण। क्या हमारा टॉपिक? साबुनीकरण। क्वेश्चन नंबर आ गया तुम्हारे पास 9। तो साबुनीकरण को स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए, साबुनीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं फिर साबुनीकरण क्या होता है। तो साबुनीकरण में साबुन को बनाया जाता है, साबुनीकरण में साबुन को बनाया जाता है। सबसे पहले फैट या ऑयल लिया जाता है, ठीक है, और उसको NaOH जिसे बोलते हैं हम कास्टिक सोडा, उसके साथ गर्म कर दिया जाता है। तो गर्म करने में बनता है मीठा जल, जिसे बोलते हो आप ग्लिसरॉल, और जो है साबुन बाहर हो जाता है। ठीक है, तो क्या से होता है? तो फैट या ऑयल लो, उसमें NaOH मिलाओ और गर्म कर दो, क्या बन जाएगा? ग्लिसरॉल बनेगा प्लस साबुन बनेगा। ठीक है, तो देखो फिर मैं यही लिखने वाला हूँ, परिभाषा लिखते हैं बाद में, पहले एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे देखो, जैसे ध्यान देना थोड़ा जरा, तो C17 यानी कि CH2, ठीक है, देखो जैसे, देखो जैसे, ध्यान देना, CH2, ठीक है, और COO C17H35, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर COO C17H35, फिर CH2 COO C17H35। इसका नाम होता है फैट या ऑयल। क्या है ये? फैट या ऑयल। इसको मैंने बोल दिया ग्लिसरॉइड एस्टर, ग्लिसरॉइड एस्टर, क्या नाम है इनके? ग्लिसरॉइड एस्टर। या मैं बोल देता हूँ फैट या ऑयल, फैट या ऑयल। ठीक है, प्लस 3 अणु लेने हैं आपको कास्टिक सोडा के, और कर देना है गरम। क्या कर देना आपको? गरम। तो मैंने क्या लिया? देखो फैट या ऑयल को, किसको? फैट या ऑयल को कास्टिक सोडा के साथ गरम करने पर पहले क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनता है। तो लो मैंने ये बना दिया ग्लिसरॉल। ठीक है, इसका नाम क्या है? ग्लिसरॉल। क्या है ये? ग्लिसरॉल। और प्लस कितने हैं मेरे पास? ये जरा ध्यान देना, 3 Na है, तो एक Na मैं यहाँ लगा दूंगा, फिर एक Na यहाँ लगा दूंगा, एक Na मैं यहाँ लगा दूंगा, प्लस C17H35 और COO Na। ये बना अपना साबुन, जिसे बोलते हैं हम सोडियम सिस्टेरेट। क्या मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे खाली साबुन, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? साबुन। क्या बना? ग्लिसरॉल प्लस क्या बन गया मेरे पास? साबुन बन गया। ठीक है, यानी कि जब फैट या ऑयल को, यानी कि बसा या तेल को NaOH के साथ कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है, तो ग्लिसरॉल प्लस साबुन बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। मैं लिख देता हूं, जब फैट मतलब बसा या तेल, ऑयल मतलब तेल को कास्टिक सोडा के साथ, कास्टिक सोडा के साथ, कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ग्लिसरॉल तथा साबुन बनते हैं, साबुन बनते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं।
आराम से याद कर लो, ज़्यादा बड़ी नहीं है। जब वसा या तेल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लिसरॉल तथा साबुन बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। समझ में आया कुछ? हो जाएगा यार। तो ये क्या, ग्लिसरॉइड एस्टर, या बोलते हैं इसको हम फैट या ऑयल, यानी कि वसा या तेल को NaOH के साथ। इसके तीन अणु लेते हैं हम, ऐसा करके देखो, NaOH, NaOH और NaOH। देखो ये वाला OH, ये वाला OH, ये वाला OH, यहाँ डाल दिया था CH2 CH CH2 CH2 OH CH OH डाल दिया मैंने, तीनों के तीन OH, और तीन के तीन N मैंने यहाँ जोड़ दिए, तीन के तीन N मैंने यहाँ जोड़े हैं, और तीन के तीन OH मैंने यहाँ जोड़ दिए हैं। ठीक है, समझ में आया? यानी कि जब वसा या तेल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लिसरॉल प्लस साबुन बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं साबुन की सफाई प्रक्रिया कैसे होती है। साबुन की सफाई प्रक्रिया कैसे होती है, यानी कपड़े पे से मैल किस तरह से हटता है। जैसे कपड़े पे कोई चिकनाई की बूंद लग गई या ग्रीस की बूंद लग गई तो उस पर साबुन रगड़ा जाता है। ठीक है, तो किस तरह से वो बूंद अलग होती है। तो यहाँ तक कर लें स्क्रीनशॉट, उसके बाद देखते हैं आगे। चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। तो जरा थोड़ा ध्यान से देखना इस लाइन पे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, साबुन की सफाई प्रक्रिया किस तरह से काम करता है। देखो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आता है साबुन की सफाई प्रक्रिया। साबुन की सफाई प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं फिर साबुन की सफाई प्रक्रिया। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग, साबुन की सफाई प्रक्रिया। ठीक है, या बोलता हूं मैं इसको मिसेल का निर्माण। मिसेल का निर्माण ये बोला जाता है, एक मिसेल का निर्माण। तो पहला पॉइंट तो ये देख लो, साबुन का अगर एक अणु लिया है आपने तो उसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? यानी कि साबुन के अणु के दो भाग होते हैं। साबुन के एक अणु के दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। साबुन के एक अणु के दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलो वो देखते हैं। तो पहला भाग होता है, जैसे ये मेरे पास साबुन है C17H35 COONA, तो उससे कितने भाग हैं? दो भाग हैं। पहला भाग अगर मैं लूं तो पहला भाग होता है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। अब जो ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है वो ये वाली होती है। क्या होती है? ये चिकनाई में विलय होती है, यानी कि मैं दे रहा हूं कि ग्रीस में विलय तथा जल में अविलय, तथा जल में अविलय। समझाया कुछ? ग्रीस में विलय और जल में क्या होती है? अविलय। और एक तरफ लेता हूं मैं आयनिक सिरा, आयनिक सिरा। ठीक है, यह वाला सिरा आयनिक सिरा। तो जो ये आयनिक सिरा होता है ये ग्रीस में कैसे होता है? ग्रीस में अविलय, ग्रीस में अविलय तथा जल में विलय होता है, जल में विलय होता है। ठीक है, जल में विलय। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ग्रीस में विलय, काय में? ग्रीस में विलय तथा जल में कैसी होती है? ये अविलय। ठीक है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ग्रीस में विलय तथा जल में अविलय होती है। और आयनिक सिरा जो होता है वो ग्रीस में अविलय और जल में कैसा होता है? विलय होता है। समझ में आया कुछ? अगर मैं इसका एक अणु बनाऊं तो ये अविलय विलय है क्या चीज वो देखते हैं। देखो इस टाइप का होता है साबुन का एक अणु। ठीक है, ये होती है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला टेल, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला पूंछ होती है ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। कौन सी है ये वाली? C17H35। ठीक है, ये ग्रीस में विलय है
ग्रीस में घुल जाती है ये, पर जल में अविलय होती है। और ये होता है आयनिक सिरा, ये क्या है इसका आयनिक सिरा, सिंगल बॉन्ड C माइनस और Na पे क्या होगा प्लस, ठीक है, ध्यान देना आयनिक सिरा। अब ये क्या है देखो, ग्रीस में अविलय कभी ग्रीस में घुलता नहीं है, लेकिन जल में ये घुल जाता है आराम से, ठीक है, समझा कुछ। तो ये होता है इसका टेल, टेल मतलब पूंछ, और ये होता है इसका हेड, हेड मतलब सिर, ठीक है, ध्यान देना। अब जब साबुन को आप, ठीक है, ग्रीस युक्त कपड़े पे रगड़ते हो, जब साबुन को ग्रीस युक्त कपड़े पे रगड़ते हो, तो मैं दे रहा हूं देखो यहाँ पे, जब साबुन को ग्रीस युक्त कपड़े पर रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है, ठीक है, जब साबुन को ग्रीस युक्त कपड़े पर रगड़ा जाता है, ध्यान देना, जब साबुन को ग्रीस युक्त कपड़े पर रगड़ा जाता है, तो जो ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ग्रीस में घुल जाती है, ग्रीस में घुल जाती है, ठीक है, ग्रीस में घुल जाती है। देखो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला क्या हो गई, ग्रीस में घुल गई, ठीक है, बहुत सारे अणु, बहुत सारे अणु की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ग्रीस में घुल जाती है, ग्रीस में घुल जाती है, घुल जाती है, मिसेल का निर्माण होता है, मिसेल का निर्माण होता है, ध्यान देना जरा, काय का मिसेल का निर्माण होता है। और जो आयनिक सिरा होता है तथा आयनिक सिरा, तथा आयनिक सिरा, आयनिक सिरा, ठीक है, आयनिक सिरा जो होता है, ठीक है, ये जो आयनिक सिरा है ये ग्रीस की बूंद को, आयनिक सिरा ग्रीस की बूंद को जल में खींच लेता है, जल में खींच लेता है, ठीक है, ये जो आयनिक सिरा है ये ग्रीस की बूंद को जल में खींच लेता है, और ग्रीस कपड़े से अलग हो जाता है, कपड़े से अलग हो जाता है, ठीक है, अलग हो जाता है, और कपड़ा साफ, तथा कपड़ा साफ हो जाता है, तथा कपड़ा साफ हो जाता है, तथा कपड़ा साफ हो जाता है। अब ये मिसेल कैसे बनती है वो भी देख लो, तो मिसेल बनाऊंगा यहाँ, देखो ये है ग्रीस की बूंद, ये क्या है ग्रीस की बूंद। अब इसमें बहुत सारे अणु देखो इस टाइप से, ध्यान देना, ये आयनिक सिरा, ये तो जल में विलय होता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन श्रृंखला क्या होती है, ग्रीस में विलय होती है ये, ठीक है, इस टाइप से ये, फिर ये, ठीक है, ये सब आयनिक सिरे होते हैं, ये सब क्या आपके, ये सब आयनिक सिरे होते हैं जो ग्रीस की बूंद को, ठीक है, जल में खींच लेते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ग्रीस में घुल गई, ठीक है, मिसेल का निर्माण हो गया, ठीक है, और जो आयनिक सिरे हैं ये वाले Na प्लस, और ये भी क्या आपका Na प्लस, ये भी क्या आपका Na प्लस, जो आयनिक सिरा होता है वो इस ग्रीस की बूंद को जल में खींच लेता है, ठीक है, और कपड़ा जो होता है वो साफ हो जाता है, यानी कपड़े से ग्रीस हट जाती है। तो ये है आपके पास ग्रीस की बूंद, ग्रीस की बूंद, ग्रीस ले सकते हो, चिकनाई ले सकते हो, ठीक है, ग्रीस, चिकनाई, तेल कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ग्रीस की बूंद ये वाली हो गई, और ये है मिसेल का निर्माण, ये क्या आपके पास मिसेल का निर्माण, ठीक है, समझ आया कुछ। एक बार अगेन और बता रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ठीक है, यानी कि साबुन के एक अणु के दो भाग होते हैं, पहला होता है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ये ग्रीस में विलय होती है लेकिन जल में विलय नहीं होती, यानी कि जल में अविलय होती है, ग्रीस में घुल जाती है, विलय मतलब घुल जाती है लेकिन जल में ये नहीं घुलती। दूसरा आयनिक सिरा होता है, ये ग्रीस में क्या होता है अविलय होता है, ठीक है, लेकिन जल में ये घुल जाता है। दूसरा पॉइंट देखो, ये जो इसकी पूंछ होती है वो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, और जो इसका हेड होता है यानी कि जिसका सर होता है वो आयनिक सिरा होता है,
सिंगल बॉन्ड COO माइनस और Na प्लस। ठीक है, जब साबुन को आप कपड़े से लगड़ते हो तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो होती है वो ग्रीस में घुल जाती है। ऐसे बहुत सारे अणुओं की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ग्रीस में घुल जाती है ना। मिसेल का निर्माण होता है तथा आयनिक शिला ग्रीस की बूंद को जल में खींच लेता है और ग्रीस कपड़े से हट जाता है और इस प्रकार कपड़ा बिल्कुल साफ हो जाता है। और ये है आपके पास मिसेल का निर्माण। यहाँ तक कल स्क्रीनशॉट। इसके बाद पढ़ाता हूँ मैं तुम्हें IUPAC नामकरण किस तरह से करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। चलो देखो फिर, तो करते हैं भाई कार्बनिक यौगिक का नामकरण। क्या करते हैं? कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण, कार्बनिक यौगिक का करते हैं IUPAC नामकरण। क्या आपको फुल फॉर्म याद है? चलो मैं करवाता हूँ IUPAC फुल फॉर्म का नाम। तो IUPAC का पूरा नाम याद कर लो पहले, पूरा नाम। ठीक है, क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिर केमिस्ट्री। ठीक है, क्या पूरा नाम है? होता है। ठीक है, IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ध्यान देना, क्या नाम होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ध्यान देना, I का I बड़ा बनेगा और U का U बड़ा बनता है, P का P बड़ा बनता है और A का अप्लाइड का A का ये वाले ये N का ये बड़ा नहीं बनेगा, कैपिटल नहीं बनेगा, A बनेगा ये वाला अप्लाइड का, और C का C बड़ा बनता है, केमिस्ट्री का C बड़ा बनता है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये वाला भी P बड़ा वाला करो उसको भी। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाएगी फुल फॉर्म याद इसकी। क्या नाम है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलो करते हैं फिर नामकरण। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट तो मैं करूंगा पहले कार्बोक्सिलिक अम्लों का। कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, प्रतीक होता है COOH। क्या होता है प्रतीक? COOH, पहला नंबर है इसका ये। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल सिंगल बॉन्ड COOH। अब देखो, नाम के अंत में लगाया जाता है ओइक अम्ल। क्या लगाते हैं? ओइक अम्ल। अरे भाई, नाम के अंत में क्या लगाते हैं? ओइक अम्ल। जैसे देखो, अगर मैंने ले लिया अगर मैंने पहला कंपाउंड लिया HCOOH। ठीक है, जरा ध्यान देना, इसका नाम क्या है? फर्स्ट, ये पहला है। क्या नाम है इसका? ये पहला का एक कार्बन है ये। अब जब एक कार्बन है तो एक वाला क्या होता है आपके पास? मैथ होता है। मैंने गिनती लिखवा दी, चलो एक बार मैं और लिखवा दे रहा हूँ। तो C1 क्या होता है आपके पास? मैथ होता है। ठीक है, C2 क्या होता है आपके पास? एथ होता है। और C3 क्या होता है आपके पास? प्रोप होता है। और C4 क्या होता है आपके पास? ब्यूट होता है। और जो C5 होता है वो क्या होता है आपके पास? पेंटा होता है। ठीक है, और C6 हेक्सा होता है। खैर इतने लंबे तो नाम ले लेंगे हम, 1 2 3 से काम चलाने वाले हैं बस। मैथ एथ प्रोप याद कर लो, मैथ एथ प्रोप। क्या नाम है? मैथ एथ प्रोप। तो देखो ध्यान से जरा, HCOOH, इसका नाम मैं लिख रहा हूं मैथ प्लस ओइक अम्ल, यानी कि मैथेन प्लस ओइक अम्ल बराबर मैथेनोइक अम्ल। क्या नाम है इसका? मैथेनोइक अम्ल। ऐसी तरह इसका नाम बताओ मुझे, CH3COOH, एक कार्बन दो वाला। क्या हो गया? एथ, पहले मानेंगे इसको एथेन, तो एथेन प्लस ओइक अम्ल, एथेन प्लस ओइक अम्ल बराबर एथेनोइक अम्ल। ऐसे इसका नाम CH3 CH2 और COOH का नाम मुझे बताओ जरा कितना आएगा? देख के बताओ जरा कितना नाम आएगा? क्या नाम आएगा इसका? CH3 CH2 COOH का इसका नाम आएगा, देखो 1 2 3, प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल बराबर प्रोपेनोइक अम्ल। ऐसे ही आगे के सारे नाम आप कर लो। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों में प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल, हेप्टेनोइक अम्ल। ठीक है, सारे के सारे नाम आ जाएंगे। सेकंड नंबर मेरे पास आता है एल्डिहाइड।
कैसे पहचानोगे कि एल्डिहाइड है? इसका क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड सी डबल OH। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड सी डबल OH। किसका? एल्डिहाइड का। अब नाम के अंत में लगता है एल। क्या लगता है नाम के अंत में? एल। जैसे मैंने एल्डिहाइड लिया और ये मेरे पास क्या सिंगल बॉन्ड CHO, तो नाम के अंत में मैं क्या लगा दूंगा? एल। जैसे मेथेन प्लस एल बराबर मैथेनल, एथेनल, ब्यूटेनल। ठीक है, ये लगा देना आपको। जैसे मैं ले दूंगा पहला कंपाउंड SCHO, SCHO एक वाला, क्या ये एक वाला मैथेन प्लस एल बराबर मैथेनल। ऐसी CH3 CHO एक कार्बन दो वाला, एथेन प्लस एल बराबर एथेनल। ऐसे तीन वाला CH3 CH2 और CHO। क्या नाम हो जाएगा इसका? क्या नाम हो जाएगा इसका? तीन वाला क्या होता है? प्रोप, यानी कि प्रोपेन प्लस एल बराबर प्रोपेनल। क्या होगा इसका नाम? प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल। इसके बाद मैं थर्ड नंबर लेता हूं कीटोन ग्रुप का। किसका? कीटोन वाले। चलो थर्ड नंबर लेते हैं फिर कीटोन के। तो थर्ड नंबर हमारा आ गया कौन सा? कीटोन। क्या गया मेरे पास? कीटोन, यानी कि C डबल बॉन्ड O, या मैं बोल दूंगा इसको खाली CO, और अंत में लगता है ओन। क्या लगता है अंत में? ओन। ठीक है, क्या लगाता हूं मैं अंत में? ओन। जैसे कि बस मैं एक कंपाउंड लूंगा, उसका ज्यादा नहीं, CH3 CO CH3, CH3 CO CH3। कार्बन काउंट करो, 1 2 3। तीन वाला क्या होता है? अरे मैथ प्रोप। तीन वाला क्या होता है? प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन प्लस ओन, प्रोपेन प्लस ओन बराबर प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। और एक चीज और देख लो, कितने पे लगा हुआ है कीटोन ग्रुप? एक दूसरे कार्बन पे, तो क्या जाएगा? प्रोपेनोन 2। क्या जाएगा? प्रोपेनोन 2 आ जाता है इसका नाम। ठीक है, एक दो करवा देता हूं मैं, इसको बना देता हूं मैं एल्कोहल। ठीक है, देखो फिर एल्कोहल, एल्कोहल। तो एल्कोहल का जो प्रतीक होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड OH, और नाम लगता है लास्ट में ओल। क्या लगता है? ओल। जैसे मेथेन प्लस ओल बराबर मैथेनोल, एथेनोल, ब्यूटेनोल, पेंटेनोल, प्रोपेनोल। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं, देखो CH3OH एक कार्बन है, क्या हो गया इसका? मेथेन प्लस ओल बराबर मैथेनोल। दूसरा लेता हूं मैं CH2H5OH। कितने कार्बन है? 2। ठीक है, तो क्या नाम हो गया इसका? एथेन प्लस ओल बराबर एथेनोल। ठीक है, ये इसको खोल सकते हो आप, खोल के भी सकते हो ऐसा करके इसको, या मैं ले सकता हूं इसको CH3, ठीक है, CH2OH, या ऐसे भी इसको ले सकते हो। ठीक है, या तो ये लिखो या फिर ये लिखो। तो ये भी देखो, कार्बन काउंट करोगे तो 1 और 2। ठीक है, तो CH3 CH2OH क्या नाम है इसका? एथेनॉल। ऐसे मैंने ले लिया, देखो CH3 CH2 फिर CH2OH, 1 2 3, क्या नाम है? प्रोपेन प्लस ओल बराबर प्रोपेनोल, प्रोपेनोल। ठीक है, तो मैथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, कुछ भी नाम इसका लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है कुछ IUPAC नाम। ठीक है, नहीं, चलो यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद फिर करवाता हूं IUPAC नाम। देखो फिर और देखते हैं थोड़े से नामकरण इसके। ठीक है, जैसे देखो मैं ले रहा हूं हैलाइड के, कुछ हैलाइड के नाम करवा दे रहा हूं मैं। याद कर लेना, 4 हेलोजन होते हैं आपके। ठीक है, सो करता हूं इसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी कि फिर कल बारिश आई, से याद कर लो यार, बड़ा इजी पड़ेगा। फिर कल बारिश आई, हो जाएगा याद? फिर कल बारिश आई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नाम से पहले, नाम से पहले हेलो लगाया जाता है, हेलो लगाया जाता है, नाम से पहले हेलो लगाया जाता है।
ठीक है, काय से पहले, नाम से पहले हेलो लगाया जाता है। कैसे, देखो मैंने माना मेरे पास है CH3Cl, CH3Cl, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो गया Cl का क्लोरीन बोलते हैं इसको, तो जगह क्लोरो, क्या हो जाएगा, क्लोरो, यानी कि हेलो लगाया जाता है नाम से पहले। क्लोरो, एक कार्बन मैथेन, क्लोरो मैथेन, क्या नाम है इसका, क्लोरो मैथेन। फिर इसके बाद में देखो, अगर मैं सेकंड कंपाउंड लूं CH3CH2Cl, क्या नाम हो गया इसका, नाम क्या हो गया इसका, ये भी क्लोरो है, तो लो साहब क्लोरो लिख दिया मैंने, क्लोरो, एक कार्बन दो एथेन, क्लोरो एथेन। ठीक है, ऐसे क्लोरो प्रोपेन, बहुत सारे नाम इसके आ जाएंगे। ठीक है, तो बस इस चैप्टर में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।